नमस्कार। जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ कार्यपत्र गुणसितर से लेकर 75 तक लेकर आया हूँ। तो आज देखने वाले हैं कार्यपत्र गुणसितर से लेकर 75 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन आज अपन देखेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइएगा प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिएगा। यहाँ पर आइए कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे संकट, चीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सरपट और भागना। तो आपके सामने ये चित्र है, चित्र जरूर देख लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। तो ये कहानी है भैया, कहानी को देखिएगा। कुछ शरारती बच्चे एक बगीचे में गए तो सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे, जबकि वह फूल तोड़ना मना है लिखा हुआ था, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने के लिए डाली को खींचा तो फूलों पर बैठी मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने पर उन्हें खुजली व दर्द होने लगी। वे चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। तब बच्चों को एहसास हुआ कि हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे पेड़ों को नुकसान होता है। अतः हमें कभी भी फूल पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए और कभी भी हमें फूल पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये था अपना कार्यपत्र गुणसितर। कार्यपत्र 70 में चलते हैं। कार्यपत्र 70 में आ जाओ। कार्यपत्र 70 देखिएगा, पहेलियों को पढ़कर उनमें निहित अर्थ को समझ पाना। ठीक है, आइए पहेली को पढ़ते हैं। नीचे दी गई पहेलियों को समझकर हल करिएगा। आइए। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा, पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान का नापे छोर, बात पूरी कीजिए। आइए बात पूरी कर लेते हैं। बताओ, यहाँ पर एक अंडे में से चूजा निकल रहा है। चूजा किसे कहते हैं भाई? मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है ना। तो अंडे से एक चूजा निकला, ठीक है। फिर उसने कुतिया से पूछा, उसने किससे पूछा? कुतिया से पूछा। तो कुतिया बोली, कुतिया से क्या पूछा? क्या तुम मेरी माँ हो? तो कुतिया ने क्या कहा था? नहीं, मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर हैं। फिर चूजा क्या कहता है? क्या तुम मेरी माँ हो? लड़की बोली, किससे कहता है चूजा? लड़की से कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? तो लड़की क्या कहती है? नहीं, मेरे तो 2 हाथ 2 पैर है, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर हैं। तुम्हारी माँ के कितने पैर हैं भाई? 2 पैर है। फिर चूजा क्या कहता है? चूजा ये कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? कबूतर क्या कह रहा है? नहीं, मेरी आवाज़ तो गुडरुगु है, तुम्हारी माँ कुकड़ू करती है। कैसे करती है भाई? कुकू करती है। ठीक है। फिर चूजा क्या कहता है? क्या तुम कुकू करती हो? तुम मेरी माँ हो? तुम कुकू करती हो, तुम ही मेरी माँ हो? तो मुर्गी क्या कहती है? हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तो ये था कार्यपत्रक 70। आया कार्यपत्रक 71 में आ जाओ। आयो कार्यपत्रक 71 देखिएगा। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आया अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। क्या चल रहा है? डाक छाटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। तो पिन कोड 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन कम थे तो हर कार्य पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं तो अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। तो ये था अपना अनुच्छेद। तो इसके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिएगा,
कि पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है। तो पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 अंकों का होता है। कितने का होता है, 6 अंकों का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं, लिखिए। तो हम टेलीग्राम का प्रयोग करते हैं, टेलीफोन का प्रयोग करते हैं, ईमेल का प्रयोग करते हैं और समाचार पत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो छाटना, छाटना का अर्थ क्या होता है, अलग अलग करना। क्या होता है, अलग अलग करना। गुनगुनी, गुनगुनी का अर्थ क्या होता है, नाक में बोलने वाला। गुनगुनी का अर्थ क्या होता है, नाक में बोलने वाला। परिवहन का मतलब क्या होता है, आने जाने का साधन, या फिर परिवहन के माध्यम से हम कोई भी सामान इधर उधर ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। तो आने जाने का साधन भी परिवहन कहलाता है। हर कार्य, हर कार्य का अर्थ क्या होता है, चिट्ठी पत्र ले जाने वाला। तो चिट्ठी पत्र जो ले जाता है और ले जाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, हर कार्य कहते हैं। तकनीकी का अर्थ क्या होता है, मशीनी युग है, तो मशीनी युग को क्या कहते हैं, तकनीकी युग कहते हैं। ईमेल का अर्थ क्या होता है, ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। तो देखो, संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट। तो मोबाइल फोन बिना तारों वाला एक टेलीफोन है। तो ईमेल, ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है भाई, इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले आप घर का नंबर लिखेंगे, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर का नाम, फिर खंड का नाम लिखेंगे, सबसे लास्ट में किसका नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कार्यपत्र की गति जरूर समझ में आया होगा। तो कार्यपत्रक बेहतर में आ जाओ। कार्यपत्रक बेहतर देखिएगा, अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दे पाना। तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ के बारे में आपने जरूर सुना होगा। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहाँ पर है, इसकी क्या क्या विशेषता है, कौन सी नदी के किनारे ये बना हुआ है, तो आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। तो चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी है। किसकी राजधानी है भाई, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी है। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। ये किला बेडच नदी के किनारे दुनिया भर से लोग यहाँ के किले को देखने के लिए आते हैं। किनारे बना है, किस नदी किनारे, बेडस नदी किनारे बना है। और दुनिया भर के लोग यहाँ के किलों को देखने के लिए आते हैं। आए प्रश्न देखिएगा, चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ क्या है, सूरवीरों का शहर है। चित्तौड़गढ़ राजधानी था, चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी था, मेवाड़ की राजधानी था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है, जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ का किला बेडच नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है, तो चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य में आ जाता है। कौन से राज्य में आ जाता है, राजस्थान राज्य में आ जाता है। तो अर्थ लिखकर वाक्य बनाएगा। अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। साहस, साहस का वाक्य बनाना है। साहस का वाक्य क्या बनेगा, चित्तौड़ का किला राजपूतों के साहस का प्रतीक है। ओके, फिर बलिदान, बलिदान के लिए वाक्य बनाएंगे कि लाखों लोगों के बलिदान से ही हमें आज़ादी मिली है। लाखों लोगों के बलिदान से ही हमें क्या मिली है, आज़ादी मिली है। फिर देखिएगा सूरवीर, तो उसने इस सूरवीर सिख जाति का नाश करने के लिए कदम उठाए। विश्व के लिए वाक्य बनाएंगे, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम है। कौन सी है, अल हराम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है, चित्तौड़गढ़ का किला, यह किला साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दिए गए शब्दों की समानार्थी शब्द लिखिए। तो साहस, साहस का समानार्थी क्या हो जाएगा, शूरता। या अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ क्या हो जाएगा, अद्वितीय का समानार्थी हो जाएगा दूसरा। और सिरमौर का अर्थ क्या होता है, सिरमौर, अद्वितीय का अर्थ होता है जैसे कि उससे मिलता जुलता कोई दूसरा न हो। ठीक है, तो सिरमौर का अर्थ क्या होगा, कलापी, इसके जैसा कोई दूसरा न हो। तो अद्वितीय का अर्थ क्या होता है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। तो सिरमौर का अर्थ क्या होता है, कलापी। ओके, तो ये था कार्यपत्रक 72। कार्यपत्रक 73 में चलते हैं। कार्यपत्रक 73 देखिएगा कि दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पवन, पवन क्या कह रहा है, दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं। समीर कह रहा है हमारी तो
एक सप्ताह की छुट्टियां है। पवन कह रहा है तब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। समीर क्या कह रहा है, इस बार मैं खूब फटाके खरीदूंगा। फिर पवन कह रहा है मैं बिल्कुल फटाके नहीं चलाऊंगा। फिर समीर कह रहा है पर क्यों। फिर पवन कह रहा है फटाकों से प्रदूषण फैलता है। फिर समीर कह रहा है पर क्यों। अच्छा, पवन कह रहा है फटाकों से प्रदूषण फैलता है। फिर समीर कह रहा है कि फटाकों के बिना दिवाली का मज़ा ही क्या। फिर समीर कह रहा है पवन कह रहा है पवन फटाकों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। फिर समीर कह रहा है कि वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं, फटाकों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती है। ठीक है। फिर पवन क्या कह रहा है, जब तू सब जानता है तो समीर ठीक है मैं भी इस साल फटाखे नहीं चलाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, प्रदूषण क्या है। तो आप सबको पता है प्रदूषण क्या है, वायु जल मिट्टी आदि में अवांछित तत्वों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है, तो बताइएगा। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व आदि प्रदूषणों से हमारी क्या धरती प्रभावित हो रही है। कौन कौन से प्रदूषण हो जाएंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व आदि प्रदूषणों से हमारी धरती क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। भाई हम प्रदूषण को सभी लोगों को प्रदूषण के नुकसान के बारे में बताकर प्रदूषण रोक सकते हैं, जागरूक करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फटाके बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। तो फटाकों से निकलने वाला धुआं बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, जिससे सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है और आँख की बीमारियां बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो आँख की बीमारियां भी यहाँ पर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं। तो हम सब दिवाली का त्यौहार बड़े मजे से मनाते हैं तथा तरह तरह के पकवान बनाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ये था कार्यपत्रक 73। आइए कार्यपत्रक 74 में चलते हैं। कार्यपत्रक 74 देखिएगा, कार्यपत्रक 74 देखिएगा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए पद्यांश को पढ़ लेते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिससे ने प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहाँ चुपचाप अपने आप से डरता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले काटे छुपे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान है, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ठीक है। आइए कुछ प्रश्न को देखिएगा कि कवि ने जीवन का सच्चा संघर्ष किसे कहा है। कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है। तो कवि ने जीवन का सच्चा सच संघर्ष को बताया है। किसे बताया है भाई, संघर्ष को बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है। तो चुपचाप अपने आप से लड़ने का यही मतलब है कि लड़ते जाओ, एक दिन आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कांटे और कलियां किसका प्रतीक है। तो कांटे और कलियां सुख और दुख का प्रतीक है, दुख और सुख का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो जीवन एक संघर्ष है जिससे दुख और सुख दोनों परिस्थितियों का सामना कर आराम से जीना चाहिए। तो हार सच शब्दों की विलोम लिखिएगा। तो हार का विलोम होता है जीत और सच का विलोम क्या होता है, झूठ होता है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, त प्रत्यय लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाइए। तो त प्रत्यय लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाइए। तो मानवता, दीर्घता, प्रभुता और लघुता हो जाएगा। ये था अपना कार्यपत्रक 74। आइए कार्यपत्रक 75 सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 75। कार्यपत्रक 75 देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो भारत एक महान देश है, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती है, जल का दान करती है। जलदान का मतलब क्या होता है, जल का दान करना। तो खेती सोना उगलती है, उपवन और उद्यान फल फूल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। ठीक है। तो भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है और हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, हिमालय। तो उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हो जाएगी गंगा और यमुना। ठीक है। तो जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। तो जलदान यानी कि जल का दान करना, अन्नदान। तो
अन्न का दान करना, भूमि दान, भूमि का दान करना, नेत्रदान, नेत्र का दान करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हिमालय। तो हिमालय शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? हिमधन आले हो जाएगा। बताओ संधि कौन सी है? हिम, यानी कि लास्ट का स्वर क्या आ रहा? अ आ रहा है। तो और आले में प्रथम स्वर क्या है? आ है। तो ए धन आ मिलकर क्या बनता है? आ ही बनता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भैया? स्वर संधि में दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें दीर्घ संधि का यह उदाहरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हिमालय पर्वत की 3 विशेषताएं, भारत की ऊंचाई प्रकट करता है, और दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी कि भारत की बातें ही हिमालय विशाल है। तीसरा हो जाएगा हिमालय में 100 से ज़्यादा पर्वत शिखर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? तो भारत देश के। हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? तो भारत देश के। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ने आंधी पानी में, खड़े रहो तुम ए विचल होकर, सब संकट तूफानी में है। तो ये कविता की कुछ पंक्तियां हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अमर में, अटल में कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। शब्द कौन सा बनेगा? टल। और अमर में उपसर्ग हो जाएगा ए, शब्द हो जाएगा मर। तो यहाँ पर अपन ने गुणसूत्र से लेकर 75 कार्यपत्र का अपने संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर देखा है। तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए।